हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिकेम एकेडमी में स्वागत है। फिजिकेम एकेडमी हम सब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लोग मिलके आप सभी के लिए आईआईटी जैम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसी रिगार्डिंग फिजिक्स में 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक मॉडर्न फिजिक्स, एक मैथमेटिकल फिजिक्स और एक क्लासिकल मैकेनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैथमेटिकल और क्लासिकल मेरे दोस्त ले रहे हैं। साथ में केमिस्ट्री के भी काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन करवाया था। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया। उसके बाद एक्सरे, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसको कवर करने के बाद हमने शिफ्ट किया था एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर, और एटॉमिक फिजिक्स के बाद हमने अभी मूव किया है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। न्यूक्लियर फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ एक पीवाईक्यू का वीडियो आ चुका है, और ये पीवाईक्यू का सेकंड वीडियो है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे शेल मॉडल हो गया या फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया। इन कुछ चीज़ों से और भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो इसके बाद के वीडियो में आएंगी। उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। और अभी जितना टॉपिक मैंने कवर करवाया है, जितनी थ्योरी आपको बताई है, जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, उससे आप जब भी कोई पेपर उठाएंगे तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस को तो कर ही लेंगे, अगर आपने सही से इस चीज़ को देखा है, समझा है, जाना है और प्रैक्टिस की है। 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो थोड़े से टफ होंगे, जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। तो वो भी क्वेश्चंस आप कर लेंगे अगर आप इन 85 क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो। बाकी मैं एक चीज़ चैनल के बारे में बोल दूँ कि हमारा जो चैनल है, ऑलमोस्ट 30% जो सब्सक्राइबर है वही चेक कर रहे हैं, और जो 70% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने उस दिन देखी थी जब चेक किया था, हमारे ग्रुप में आया था ये चीज़ें। तो जो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए। आपको कोई डाउट आता है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डाउट्स आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। सारी वैरायटी जितने भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, वो सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाया हूँ। और इसके बाद आप खुद ये टॉपिक, हाफ लाइफ हो गया, मीन लाइफ हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, और न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन, फिजन, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर लेंगे इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है, मैंने जैम 2008 से लिया है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी एक्टिविटी जो है वो 75% पे आ गई है, कि पहले 100 थी, वो घट के आ गई है 75% पे। तो ये होने में कुछ टाइम लगा होगा, ऑब्वियस बात है। तो वो टाइम कितना लगा, तो वो दिया है यहाँ पे 30 दिन का टाइम लगा, कि ये सब होने में मुझे 30 दिन लगे। अब इसके बाद ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन की। इसमें 2 सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस यहाँ तक था जिसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन थी कि एक्टिविटी 75% तक घट गई है 30 दिन के अंदर। अब उसने पूछा दूसरे हाफ में कि अब उसकी हाफ लाइफ मुझे कैलकुलेट करके बता दो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। और यहाँ पे उसने यूनिट भी बोल दिया है कि इन डेज में ही आपको बोल देना है। आपको यहाँ पे कोई और चीज़, मतलब सेकंड में, मिनट में, ईयर में ऐसे नहीं देना है।
यहाँ पे जैसे डे था तो आपको यहाँ पर भी डे में ही आंसर देना है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि ln 3 और ln 4 की वैल्यू उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखी थी। ये एमसीक्यू है, एनएटी नहीं है। मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इसलिए इसको आप गलती से एनएटी ना समझ लें। तो जब पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो उससे मुझे आइडिया लगा कि मेरी एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी से घट गई है और मेरे पास टाइम भी है। मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं, तो उन तीनों में रिलेशन ये निकला। इस रिलेशन में ए की वैल्यू है मेरे पास 75% ऑफ ए नॉट तो आखिर ए नॉट ही है, और टाइम मेरे पास 30 दिन का है। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ को 3/4 लिखा। ऐसा लिखने का रीज़न एक है कि मेरे पास ln 0.75 की वैल्यू नहीं है, बट मेरे पास ln 3 ln 4 की वैल्यू है। इसको मैं इजीली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। जब इसको मैं लिखता हूँ तो मेरे पास मिलता है डीके कांस्टेंट। अब डीके कांस्टेंट क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि हाफ लाइफ डीके कांस्टेंट पे ही प्रोपोर्शनल है, बाकी तो ये ln 2 तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करके मैं हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ इजीली। अब जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ln 2 की वैल्यू जो होती है वो निकल के आती है 0.693। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे रखी हो तो आपको कभी ln 2 लेना है, कभी ये वैल्यू लेनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है वो डिसाइड करना है। तो इसको डाल के मेरा आंसर आता है 69.3। तो जो ऑप्शन थे, ऑप्शन में तो ये लिखा था जैसे समझो 45 हो, 56 हो, 69 और 30। तो कंप्लीट जो नियरेस्ट आंसर था वो 69 था। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका आंसर निकल के आए 64.5 और क्लोजेस्ट ऑप्शन में आपके पास 66 दे रखा हो। 66 को चूज करके आ जाना। ज़्यादा तो जैसे कोई 52 है, 64 है, कोई 90 है और कोई 27 है, ऐसे कुछ ऑप्शन है। 66 को टिक करके आ जाएंगे आप। अब यहाँ पे एक गलती और हो सकती है कि जैसे ये चीज़ है, इसको लिखते टाइम आप अगर एग्जाम टाइम में ln 3/ln 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है गलती से। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना कि ln की प्रॉपर्टीज को सही से यूज करें, दिमाग को शांत रख के। अब इसमें क्या खेल और खेला जा सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा था कि इज डिक्रीज टू, मतलब ये जो है एक्टिविटी डिक्रीज टू मतलब 100 से 75 हुई है। इसमें एक और वो 2 की जगह पे लिख सकता है डिक्रीज बाय लिख देगा तो 75% से वो घट गई है। इसका मतलब अभी वो 100 से लेके 25 ही है। ये चीज वो वहां पे पूछ सकता है बस। टू और बाय इसका यूज करके ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपने ये एक वैरायटी कर ली, अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप इस फॉर्म में कर लेंगे कि आपको क्वेश्चन में इससे और बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, काफ़ी कुछ लिखा रहेगा। एक बोलेगा डिक्रीज टू, डिक्रीज बाय, बस बाकी सब चीज़ें दी रखेंगी। कभी कभी ऐसे होगा कि आपको हाफ लाइफ दे रहेगी, टाइम दिया जाएगा और बोलेंगे, मतलब बोलेंगे यही एक्टिविटी ये है, उसका हाफ लाइफ ये है, अब कैलकुलेट कर लो। या फिर वो ऐसा बोलेगा हाफ लाइफ दे रखी है आपको सबसे पहले, और ये चीज़ बोलेगा कि 30 दिन बाद उसकी एक्टिविटी क्या होगी। बस हम सेम चीज़ पहले टी हाफ से लैम्बडा फाइंड आउट करेंगे, उसको डाल के एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। अब कभी कभी हाफ लाइफ की जगह पे वो आपसे मीन लाइफ पूछ ले, तो मीन लाइफ क्या है, इज इक्वल टू 1/λ, खत्म। एकदम इजी से क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन दूसरा जो है ये उठा है जैम 2012 से। इसमें वो बोलता है कि कोबाल्ट
2760 ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद में इसकी हाफ लाइफ उसने दे रखी है 2 ln 2 इंटू 10⁸ सेकेंड की। तो अब वो कह रहा है कि ये सबसे पहला स्टेटमेंट था और इसमें उतने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मेरे पास हाफ लाइफ जो है वो इतनी है, बाकी कोबाल्ट हो निकल हो वो बात की बात है। अब वो कहता है कि एक्टिविटी जो होगी 10 ग्राम कोबाल्ट की वो फाइंड आउट कर लो। अब हाफ लाइफ है और मुझे एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो एक्टिविटी के फॉर्मूला में लैम्डा आता है, तो मुझे लैम्डा सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ln 2 बाई टी हाफ। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 0.693 लेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि अब ये कैसे कटेगा, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखा है तो इससे अच्छा है दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रख लीजिए। तो अब यहाँ से ln 2 से ln 2 कट जाएगा और सीधा आपका लैम्डा आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁸ पर सेकेंड। ये मेरा मतलब ऐसा यूनिट कुछ भी रहो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो जब भी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका इतना एटॉमिक मास होगा अगर उतने ग्राम का ये सैंपल होगा तो एवोगैड्रो नंबर जितने न्यूक्लिया उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 60 है, तो अगर 60 ग्राम का ये होगा तो इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने न्यूक्लियस मिल जाएंगे। बट मुझे फाइंड आउट करना है 10 ग्राम के लिए, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 से डिवाइड करने से 1.004 इतने आ रहे, तो इसको नियरली आप इतने लिख सकते हैं, क्योंकि ये 004 तो कोई काम का है ही नहीं। तो अब एक्टिविटी जो होती है वो होती है मेरी लैम्डा टाइम्स एन। एन हो गया मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियर, लैम्डा हो गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस यहाँ पे इसको वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको कि 0.5 ये ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में होगा हमें उस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। जैसे इसको 5 इंटू 10⁻14 इस फॉर्म में ऑप्शन में था। अब ऑप्शन में आपको क्या दे सकता है 1/5, 5, 0.5 और 1/25 कुछ भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे या फिर 5 दे दे और इसके साथ साथ 10, 14 इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकता है। और इस टॉपिक के ऊपर जो अभी हमने क्वेश्चन किया कि 10 ग्राम के लिए, वो आपको यूरेनियम दे देगा और बोलेगा 200 ग्राम के लिए फाइंड आउट कर लो। मतलब 200 ग्राम के लिए क्या होगा, या यूरेनियम और बड़ा है तो वहाँ पे वो 35 ग्राम बोल देगा नॉर्मली। तो इसी फॉर्म में वो आपसे पूछेगा, आपको यही चीज़ वहाँ पे यूज़ करनी है। इस टॉपिक के ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आपको सिलेक्ट करके सॉल्व करनी है। इसके बाद जस्ट 2016 में क्वेश्चन आया था, देखते क्या है वो, कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है जिसकी हाफ लाइफ है 9 दिन की। मुझे पहली इन्फॉर्मेशन मेरे पास कि किसी न्यूक्लियर की जो रेडियो एक्टिव है हाफ लाइफ है 9 दिन की। अब कितना फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर जो है अनडिकेड रहेगा 3 दिन बाद। क्वेश्चन ध्यान से समझना इसको कि हाफ लाइफ है आपको किसी सैंपल की, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है और पूछा गया है कि उतने टाइम बाद कितना न्यूक्लियस बचा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये लेक्चर में आपको कवर करवाया था कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर जो कि अनडिकेड रहते हैं उसका फॉर्मूला है n/n0 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स t/t हाफ, या फिर 1/2 टाइम्स n होती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब यहाँ पे वैल्यू डाल के मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 1/2⁻1/3 या फिर 2⁻⁻1/3। ये जो है इतना फ्रैक्शन मेरा बचा हुआ है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेगा अनडिकेड की जगह पे डिकेड, तो आपको इसी को 1 से घटा देना है, 1 - 1/2⁻1/3। ये हो गया आपका डिकेड पार्ट। यहाँ पे और कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन डिकेड अनडिकेड इतना करके आ जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये जेएनयू से पिक किया है। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी एक्टिविटी जो है मतलब कोबाल्ट का ही है, ये कोबाल्ट रेडियो एक्टिव है और जिसकी एक्टिविटी 4% से घट रही है हर घंटे में, जो हर घंटे में उसकी एक्टिविटी 4% से कम हो रही है। अब यहाँ पे इसने ये चीज़ और बता दी है कि डीके प्रोडक्ट जो है, इसके डीके होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन इसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ बोल दी यहाँ पे। अब उसने काम का बात ये थी कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करके बता दो। अब ये तो हमने इससे पहले जब जैम 8 का क्वेश्चन देखा था उसमें भी यही चीज़ देखी थी कि रेडियो एक्टिविटी जो है डिक्रीज टू 75% था। अब यहाँ पे उसने बोला डिक्रीज बाय 4%। बड़ा महत्व होता है इन चीज़ों का। कभी कभी आप गलती से ऐसे कर देंगे कि a इज इक्वल टू 0.04 टाइम्स ए नॉट, क्योंकि यहाँ पे आपको 4% दिख रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ गलत है। डिक्रीज बाय 4% मतलब आपका ए जो हो गया 0.96 ए नॉट, ये चीज़ सही है। डिक्रीज टू और डिक्रीज बाय इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करना सीख लेना। इन पीवाई के उसके अंदर आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनको प्रैक्टिस करके आप ऐसे कर सकते कि जब आप नोट्स बनाएंगे सबसे पहले डिक्रीज बाय वाले क्वेश्चंस कर लेना, फिर डिक्रीज टू वाले क्वेश्चंस कर लेना, जिससे आपको समझ में आएगा डिफरेंस कि क्या होता है, दोनों के आंसर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब बस मेरे पास ए है, ए नॉट है और क्या है, हाँ एवरी आवर मतलब मेरे पास टाइम भी दे रखा है। बस इस मतलब टी मेरा 1 हो गया। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा लैम्बडा निकल के आता है ये चीज़, मतलब इसका आंसर ऑलमोस्ट माइनस क्यों है प्लस 0.04 समथिंग इस तरह से आता है। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला मुझे पता है, ln 2 बाय लैम्बडा, बस वैल्यू डाल दी और आंसर मेरा निकल के आया है ऑलमोस्ट 17 घंटे, कि हाफ लाइफ जो है वो 17 घंटे की है। अब मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, तो ऑप्शन में लिखा था 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर। अब यहाँ पे देखिए सबसे क्लोजेस्ट 17 घंटे का सबसे क्लोजेस्ट है 1 डे। अब इसी को टिक करके आएंगे। इसमें ये नहीं देखना है कि 17 घंटे तो लिखा ही नहीं है तो मैं किसको टिक करूँ, जो सबसे नज़दीक वाला आंसर है उस, क्योंकि एक आवर से काफ़ी बड़ा है, एक मंथ से एक ईयर से काफ़ी छोटा है, कंपेरेटिवली 24 घंटे के ये तो कंपेरेबल में आता है, तो एक दिन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये और एक क्वेश्चन है, ये भी जेएनयू से ही पिक किया है कि एक रेडॉन है जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है 3.8 डेज की। अगर मैं 10.24 ग्राम रेडॉन से स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस, तो 38 दिन बाद कितना अमाउंट बचा रहेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, ये मेरे को बताता है कि कितना पार्ट बचा है। अब इसी के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए लैम्डा। टाइम तो है मेरे पास 38 दिन का, लेकिन लैम्डा मेरे पास नहीं है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हाफ लाइफ है मेरे पास, हाफ लाइफ का यूज़ करके मैंने लैम्डा फाइंड आउट किया। और इसके बाद लेक्चर में जब कार्बन डेटिंग हम पढ़ रहे थे तो कार्बन डेटिंग की इसमें ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वही से इसको दिया और यहाँ पे बस वैल्यूज डाली, जैसे टी मेरे पास है, लैम्डा मेरे पास है, एम नॉट मेरे पास है। अब इन्हीं को लेके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आएगा 10⁻⁻2 ग्राम्स। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था ये। अब आपने एक चीज़ अगर यहाँ पे नोटिस कर रखी होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दे रखी है, जिसको यूज़ करके आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है। आपका लैम्डा जैसे ही फाइंड आउट होता है आप उसकी एक्टिविटी
आप उसके नंबर ऑफ डिकेड ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको दिया रहेगा एक्टिविटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिससे आप लैम्बडा फाइंड आउट करेंगे, जिससे आप टी हाफ फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो जैम के हो चाहे वो जेएनयू के हो, हर इसमें सेम चीज़ अप्लाई हुई है। अगला पार्ट, हमने पिछला क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने बोला था अनडिकेड। इस क्वेश्चन में उसने बोला डिकेड, कितना पार्ट डिकेड हुआ। क्वेश्चन सेम है कि हाफ लाइफ दे रखी है जो 5 साल की है, अब कितना फ्रैक्शन डीके हो गया 20 साल में। बस ये फॉर्मूला है अनडिकेड का, इसको यूज किया और ये आंसर दीजिए। अब पूछा है डीके कितना हुआ है, तो मैंने बोला था कि 1 से उसको माइनस करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15/16। और एग्जामिनर आपको ऑप्शन में 1/16 15/16 दोनों देगा, तो यहीं पे आके रुकना नहीं है, आपको आगे की ये एक स्टेप करनी है और 15/16 को ही टिक करके आना है। गुमराह करने के लिए ये स्टेप ज़रूर दी रहेगी एग्ज़ाम में। आप ऐसे क्वेश्चंस उठा लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि 3/4 1/4, डी के पूछता है 3/4, अनडिकेड पूछता है 1/4। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये और एक क्वेश्चन है जो बीएचयू से लिया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट का काम क्या होता है भाई। तो कूलेंट आपको पता है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनर्जी अंदर बहुत बढ़ जाती है रिएक्शन के टाइम, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का न्यूक्लियर कोर से काम करता है कूलेंट का। नाम से ही पता चल रहा है कूलेंट कि ठंडा करेगा, कुछ ना कुछ हीट निकाल देगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियर अब 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक है मॉडरेटर, एक होता है आपका कंट्रोल रॉड, एक होता है आपका फ्यूल, एक होता है कूलेंट। मॉडरेटर जो होता है जो कि उनको स्लो डाउन करता है, जो कंट्रोल रॉड से वो एब्जॉर्ब करेगा और न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको वो बोलेगा कि कैडमियम का यूज़ किस लिए है, या आप लिख दिया क्वेश्चन में कि वाई वी यूज़ कैडमियम, और यही ऑप्शन रहेंगे। तो ए या डी में से कोई ए ही टिक करके आना है ज़्यादातर कैडमियम का। अगर वो पूछे मॉडरेटर बोल दे कोई, तो तब आप स्लो डाउन करने के लिए बोल देना। लेकिन अभी के लिए जब उसने पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट, तो आपका ऑप्शन जो होगा सी वाला। अब कूलेंट की जगह पे 2 वर्ड्स चेंज करके 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अब ये चीज़ जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या कंजर्व होता है, तो उसने कहा कि एक यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दे रखा है, इसने एक स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब खा लिया तो फिर बाहर निकाल देगा, ये न्यूक्लियर फिजन होगा यहाँ पे, और न्यूक्लियर फिजन होने के बाद जेनॉन और एसआर ये 2 एटम बन गए। अब ये 2 बन गए तो इसके बाद कुछ और भी बना होगा, तो वो क्या बना होगा। तो ये सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप रिएक्शन लिखेंगे, कुछ और निकालना है तो उसको एक्स मान लो। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कुछ कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है, स्पिन कंजर्व होता है, बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको चीज़ें 2 ही देखनी है। सबसे पहले एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर से कि ये रिएक्शन लिख दी मैंने, यूरेनियम उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन आया, उसने जेनॉन और एसआर बनाया और कुछ और बनाया जो कि मुझे अभी तक पता नहीं है। इसको लेके एटॉमिक नंबर देखो 92, जो लेफ्ट साइड में, न्यूट्रॉन को नो एटॉमिक नंबर, जेनॉन का 54, इसका 38, और इसका एटॉमिक नंबर आप ZX भी बोल सकते हैं, XZ कुछ भी बोल दो। इसको जब मैं बैलेंस करता हूँ तो मेरे पास जो निकल के आता है एटॉमिक नंबर वो 0। इसका मतलब कोई भी प्रोटॉन बाहर नहीं निकला है। आप अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे तो जिसमें भी आपको लिखा होगा प्रोटॉन, आप उनको सीधे छोड़ देना, प्रोटॉन निकला ही नहीं है। तो अब क्या निकला है, निकला तो कुछ है,
तो अब दूसरा लेंगे हम एटॉमिक मास। तो लेफ्ट साइड में एटॉमिक मास 235 प्लस 1, राइट साइड में 140 प्लस 94 और एक ये। इसका मास कितना है मुझे पता नहीं। इसको सॉल्व करके जब मैं एक्स ए फाइंड आउट करता हूँ तो वो निकल के आता है 2। इसका मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं है, तो वो है न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास एक ही आएगा, तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स निकले। बस इतना इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे रिएक्शंस ढेरों पड़ी है आपके इसमें। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि 2 हीलियम न्यूक्लियाई हीलियम 2-3 फ्यूज हुए तो वो क्या बनेंगे। अब देखो यहाँ पे रिएक्शंस देखो। सबसे पहले यहाँ पे 2 हीलियम न्यूक्लियाई है, मतलब 3 और 3 6। उसका जो ए है वो 6 है। अब यहाँ पे हीलियम 2 4 4, हाइड्रोजन 1 2 6, न्यूट्रॉन 0 1 7 हो गया, नहीं चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी निकले, न्यूट्रॉन भी निकले हैं और हीलियम भी है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए कि एक प्रोटॉन निकला है, एक अल्फा पार्टिकल निकला है। यहाँ पे ड्यूटेरियम निकला है और अल्फा पार्टिकल निकला है। तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो दो ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा पार्टिकल जो ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी के हिसाब से यही रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब फिर BHU से ही एक क्वेश्चन है। ये सारे BHU से क्वेश्चन उठाया मैंने कि एन रेडियो एक्टिव एटम से किसी सैंपल में जिनका हाफ लाइफ दे रखा है 10 साल का, 10 साल, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अब आगे आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं कि 20 साल में सारे के सारे एटम्स डीके हो गए, 3n/4 इतने एटम्स डीके हो गए, n/4 एटम डीके हो गए, या ln n/2 एटम डीके हुए। पहले 3 ऑप्शन के लिए साल जो है वो 20 साल है और चौथे के लिए वो 10 साल है। कुछ भी नहीं करना है, मुझे पूछा है डीके, बस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। एंड ये अनडिकेड वाला है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला जो आप लगाते हो ये अनडिकेड के लिए है, अनडीके, कंफ्यूजन नहीं करना है। इसको लगा के जब मैं सॉल्व करता हूँ टाइम 20 लेके, तो मेरा निकल के आता है n0/4। इतना एटम मेरा बचा रहेगा 20 साल के बाद। मुझे पूछा है इतना एटम बचा रहेगा, ठीक है। तो मुझे पूछा है डीके कितना हुआ, तो 3n/4, खत्म। अब उसने पूछा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज मोस्टली ड्यू टू, तो आपको पता है। और ये BHU ने 2 बार पूछा है खुद अपने ही एग्जाम में। ये BHU में 12 में पूछा था, 14 में भी पूछा, और भी एग्जाम में जैसे HCU वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पे 2 रिएक्शन तो कॉमन रहेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। इसके साथ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन, ये गुमराह करने के लिए। और कुछ ऊट पटांग टॉपिक से नॉट रिलेटेड या फिर रिलेटेड भी हो तो जिसका कोई काम नहीं है, ये चीज। आपने ये वर्ड एग्जाम में जाके पहली बार देखा और आपको ये टॉपिक कंप्लीटली नहीं आता है कि सोर्स क्या होगा, आप इसी को टिक करके होंगे, लेकिन ये गलत है। आपको पता है कि सन के अंदर हीलियम हाइड्रोजन से बनता है, ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये एक्चुअल रीज़न नहीं है। इसका एक्चुअल रीज़न है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, जो उसकी जब लेक्चर में नीचे आपको देखा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में 3-4 रिएक्शंस हैं। जैसे H11 प्लस H11 इससे कुछ देगा, फिर H12 प्लस H11 इससे कुछ आएगा, He23 प्लस He23 इससे कुछ आएगा। तो इनमें जो एनर्जी बाहर निकलती है वो है सोर्स एनर्जी का, खाली प्रोडक्शन नहीं है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसी का सिनोनिम होगा एटॉमिक बॉम्ब का, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन यूज करेंगे, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने कुछ 11 क्वेश्चंस किए, इतने ही क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में करेंगे। और आपका काम है कि आप हाफ लाइफ और जो एक्टिविटी वगैरह वाले क्वेश्चन हमने शुरू में किए थे उनको घर में प्रैक्टिस करें। आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो आप कमेंट कीजिए
हम देखते हैं उसके लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कल, फिर क्वेश्चंस करेंगे।